हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ इंग्लिश 001। आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 7 और 8 को कंक्लूड करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहला टॉपिक जो आपका लेक्चर में इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारे पास, वो है ऑर्गेनाइजेशन। आफ्टर राइटर्स कलेक्ट इंफॉर्मेशन पेंटिंग टू देयर द टॉपिक्स अ यूजफुल नेक्स्ट स्टेप टू इज़ टू ऑर्गेनाइज इट। जब भी कोई एक अच्छा राइटर जो भी अपना होमवर्क करता है, अपनी रिसर्च करता है और इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है अपने टॉपिक के रिलेटेड, तो उसके बाद जो सबसे अहम जो स्टेप होता है वो है उस चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करना। कि किस तरह हम अपने डाटा को ऑर्गेनाइज़ करेंगे और किस तरह हम उसको जो हमने रिसर्च किया उसकी मदद से किस तरह हम राइट डाउन करेंगे उसको। वेयर टू प्लेस इन्फॉर्मेशन इज़ द आर्गूमेंट। अब सबसे बड़ा जो आर्गुमेंट आता है हमारी राइटिंग में वो यही आता है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन को हम लोग कहाँ पे प्लेस करेंगे और कौन सी इन्फॉर्मेशन को हम लोग नहीं जो है राइट डाउन करेंगे। एज़ वेल एज़ विच इन्फॉर्मेशन टू ओमिट, यानी कि कौन सी इन्फॉर्मेशन को हम लोग नहीं यूज़ करने वाले। वन ईजी वे टू डू दिस इज़ आउटलाइनिंग। सबसे आसान तरीका जो इस चीज़ को करने का है वो आउटलाइनिंग है। कि जिस तरह मैंने आपको हाईलाइट करके दिया है, अब जो हाईलाइट हमने किया हुआ है हम उसको रीड आउट कर रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमने रीड आउट नहीं किया उसको हम लोग नहीं कर रहे, अब मैंने आउटलाइन किया हुआ है इस चीज़ को। इसी तरह जो अच्छा राइटर होता है वो अपनी इन्फॉर्मेशन में से चीज़ें जो उनको अच्छी लगती हैं उस टॉपिक के रिलेटेड या इंपॉर्टेंट होती हैं उनको आउटलाइन कर लेता है और बाकी चीज़ों को साइड पर कर लेता है। The argumentative and narrative papers generally have 3 main sections। जो भी हमारे पास argumentative या narrative papers होते हैं उनमें हमारे पास 3 सेक्शन होते हैं। सबसे पहला सेक्शन होता है इंट्रोडक्शन का। द इंट्रोडक्शन इज़ यूज टू ग्रैब द रीडर्स अटेंशन। जो भी पढ़ने वाला है उसकी अटेंशन लेने के लिए हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देते हैं कि ये टॉपिक किस बारे में है, या किसी शख्सियत के बारे में या किसी वाक़े के बारे में, तो हम उसका सबसे पहले इंट्रो देते हैं। एंड इंट्रोड्यूस द मेन आइडिया और क्लेम। तो हम अपना जो मेन आइडिया है उसको लिखते हैं शुरू में, ताकि हम उसको इंट्रोड्यूस करवा पाएँ कि हम इस चीज़ के बारे में बात करना चाह रहे हैं, इस चीज़ के बारे में लिखना चाह रहे हैं और यह हमारा कोई क्लेम क्या है। ठीक है, ऑफ्टन इन द फॉर्म ऑफ दीज थीसिस स्टेटमेंट। और ये थीसिस स्टेटमेंट में भी इस तरह ही होता है कि आप सबसे जो आपका मेन आइडिया उसका इंट्रो सबसे पहले आप लिख देते हो। द बॉडी कंसिस्ट ऑफ सर्वल सपोर्टिंग पैराग्राफ्स। उसके बाद हमारे पास आ जाती है बॉडी। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो है बॉडी का। तो पहला हमारा इंट्रो है, फिर बॉडी। बॉडी में जो है हमारे पास 2 या उससे ज़्यादा यानी 1 से ज़्यादा पैराग्राफ भी हम लोग उसको लिख सकते हैं जो कि हमारे मेन आइडिया को सपोर्ट करेगा और इंट्रो को भी सपोर्ट करेगा, आगे लेके जाएगा। दैट हेल्प टू एलोबरेट अपॉन द मेन आइडिया क्लेम। तो जो हमने इंट्रो में क्लेम किया था, ठीक है, उसको जो है एलोबरेट यानी कि उसको वाज़िया तौर पर हम लोग बताना शुरू कर देते हैं अपने पैराग्राफ की शक्ल में। फाइनली द कंक्लूजन। तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, कंक्लूजन का। ठीक है, सर्व्स टू रैप अप द आर्गूमेंट एंड री एम्फसाइज द राइटर्स मेन आइडिया। तो उसमें क्या होता है, कंक्लूजन देता है, उसको जो भी बात उसने मेन आइडिया में की है उसको कंक्लूड यानी उसको ख़त्म करने की कोशिश करता है, और जो भी मेन आइडिया था उसको कंक्लूड यानी उसका जो आइडिया है उसका जो है उसको फाइनल टच देने की कोशिश करता है। ठीक है, कंक्लूजन में सबसे आखिर में आप अपनी राय भी दे सकते हैं। आफ्टर गैदरिंग इन्फॉर्मेशन इन द कलेक्शन स्टेज में जब हम अपनी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं, द राइटर शुड थिंक अबाउट वेयर ईच पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन बिलोंग्स इन द कोर्स ऑफ एन आर्गूमेंट। तो जो राइटर अच्छा राइटर होता है वो पहले ही उन चीज़ों को आउटलाइन कर लेता है कि कौन सी चीज़ मेरे कहाँ काम आएगी, या किस आर्गूमेंट यानी किस सवाल के बदले मुझे ये जवाब जो है ये मिल चुका है। बाय टेकिंग टाइम टू ऑर्गेनाइज एंड प्लान द पेपर। ठीक है, जब हम लोग प्लानिंग करते हैं या उसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं कि हमने पेपर किस तरह राइट डाउन करना है। राइटर सेव टाइम एंड फ्रस्ट्रेशन इन द ड्राफ्टिंग स्टेज। जो ड्राफ्टिंग स्टेज होता है, ठीक है, जिसमें आप डिज़ाइन करते हैं और लिखते हैं सब चीज़ों को, वो जो है वो आपका जो फ्रस्ट्रेशन है यानी आपको जो चिड़चिड़ापन या गुस्सा आता है वो जो राइटर का है वो उस चीज़ में ख़त्म हो जाता है। वो ड्राफ्टिंग स्टेज जो है वो उसको हेल्प करता है कि वो फ्रस्ट्रेट ना हो। They find that they can follow the pattern they have established for themselves in their outline। तो जो आउटलाइनिंग होती है वो उन चीज़ को हेल्प करती है कि वो उन्होंने कि इसके बाद यानी 1 पॉइंट के बाद सेकंड पॉइंट में कैसे जाना है, सेकंड पॉइंट थर्ड पॉइंट में कैसे जाना है, वो उन्होंने पहले आउटलाइन किया होता है, जिसकी मदद से उनको लिखने में काफ़ी आसानी होती है और फ्रस्ट्रेट नहीं होते। यानी उनका जो बैलेंस है, प्लानिंग है, वो जो है वो आगे पीछे नहीं होती। उसके बाद आता है ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग गिव
योर सेल्फ एम्पल टाइम टू वर्क ऑन द प्रोजेक्ट। ये हमें एक अच्छा खासा टाइम दे देता है कि हम अपने प्रोजेक्ट पर काम कर सकें। फाइंड अ कंफर्टेबल प्लेस टू डू योर राइटिंग। एक अच्छी जगह ढूंढ सकते हैं जहां हम लोग राइट कर सकते हैं। अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, जहां पे हमें कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, यानी आवाज़ें ना आएँ या कोई भी मतलब ऐसी डिस्ट्रैक्शन ना हो आपके साथ, आप अकेले हों और सुकून वाली जगह में हो जहाँ आपका माइंड जो है वो राइटिंग की तरफ फुल फोकस हो। टेक ब्रेक्स, हमें जो राइटिंग के अंदर एक चीज़ है वो जहन में रखनी है कि हमें स्मॉल ब्रेक लेनी चाहिए, जिससे हमारा माइंड जो है रिफ़्रेश होगा और आपको जो आपका क्रिएटिव माइंड है वो ब्लॉक नहीं हो, क्रिएटिव माइंड आपका स्टक नहीं करेगा एक चीज़ के ऊपर। तो छोटी सी आप ब्रेक ले सकते हैं, पानी पी सकते हैं, कोई मतलब आगे पीछे जाके हवा ले सकते हैं, और उसके अलावा नमाज की ब्रेक ले सकते हैं। छोटी मोटी ब्रेक आप इस तरह 5-6 मिनट की ले सकते हैं, जो आपको हेल्प करेगा एट दी एंड कि आप जो है जो आपका क्रिएटिव माइंड है वो उसमें ब्लॉकेज ना आए और आप फर्स्ट्रेट भी ना हो। उसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट है रिवाइजिंग का। रिवाइजिंग हायर्स ऑर्डर कंसर्न्स। ठीक है, तो जो रिवाइजिंग है जो हमारा एक्यूरेसी रेट है उसको बढ़ा देता है। क्लियर कम्युनिकेशन ऑफ आइडियाज़। रिवाइजिंग से हमें क्या होता है कि हमारे जितने भी आइडियाज़ हमने राइट डाउन करने हैं या जितनी भी हमने इंफॉर्मेशन गैदर की है उसका जो है हमारे पास क्लियर कम्युनिकेशन आ जाती है हमारे माइंड में कि कौन सी चीज़ के बाद अगली चीज़ कौन सी आने वाली है या कौन सी हमने राइट डाउन करनी है या कैसे हमने इसको ऑर्गेनाइज़ करना है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेपर, कि हमने पेजेस को कैसे राइट करना है, कौन सा हमने आइडिया देना है और कौन सा अगला उसके बाद आइडिया या टॉपिक आएगा, तो उसको हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन शक्ल में, एक ऑर्गेनाइज शक्ल में लिखते हैं कि हमारे पेज में क्या है, अगले पेज में कितना आना है। पैराग्राफ स्ट्रक्चर। पैराग्राफ स्ट्रक्चर यानी कि कौन सा पैराग्राफ कहाँ से शुरू होगा और कहाँ ख़त्म होगा और कितने पैराग्राफ की हमें नीड है, ये रिवीजन से आपका बेहतर होता है। स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। तो आपका जो इंट्रोडक्शन है वो बहुत बेहतर हो जाता है और कंक्लूजन यानी कि जो आपने ख़त्म करना है अपने मेन आइडिया को या अपने राइटिंग को, वो आपका बहुत बेहतर हो जाता है, क्योंकि अगर आपको इंट्रो और कंक्लूजन का पता होगा तो मेन आइडिया जो है वो आपके जहन में बहुत अच्छी तरह बैठ चुका है, रिवाइज हो चुका है, इसलिए आप उसको कर सकते हैं। जैसे अगर कोई भी अगर आपकी राइटिंग है, बुक है, अगर उसका इंट्रो बहुत अच्छा है तो आपने जो है रीडर्स की अटेंशन को ग्रैब कर लिया है, तो जो आपका सब्जेक्ट है वो उसमें निकल जाएगा। और अगर कंक्लूजन बहुत अच्छी है तो जो लास्ट इंप्रेशन है रीडर्स का जो राइटर के बारे में वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है और बहुत ही अच्छा हो जाता है अगर उसका कंक्लूजन अच्छा होता है। जैसे कि कोई मूवीज़ वगैरह आप देखते हैं, अगर उसकी एंडिंग अच्छी ना हो, ठीक है, तो वो जब आप ख़त्म कर लेते हैं कोई भी चीज़ तो वो आपके ऊपर अच्छा इम्पैक्ट नहीं छोड़ती, उससे लोग उसको नेगेटिवली रेट करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद आपको एग्जांपल दी गई है कि कंटेंट किस तरह राइट करते हैं और फॉर्मेट किस तरह होता है, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या किया है, तो ये आपने इसको रीड आउट कर लेना है। उसके बाद हमारा लेक्चर नंबर 8 शुरू होता है, ऑल अबाउट वर्ड्स। अब हमने वर्ड्स के बारे में पढ़ना है, वर्ड की अहमियत क्या है। द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड इज़ कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी हम कहते हैं स्टडी ऑफ वर्ड्स को। तो ये आपका MCQ आ सकता है कि मॉर्फोलॉजी किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन है, तो आपने बताना है कि स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड यानी कि जो स्ट्रक्चर है लफ्ज़ों का उसको हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। ठीक है, उसके बाद एग्जांपल है हमारे पास कुछ। मॉर्फीम्स इज़ द स्मॉलेस्ट लॉजिस्टिक यूनिट दैट हैज़ सेमेंटिक मीनिंग। तो ये सबसे छोटा वर्ड जिसका हमें कोई मीनिंग पता हो हम उसको मॉर्फीम कहते हैं। जैसे डॉग, एलिफेंट या चाइल्ड है तो उसकी हमें मीनिंग समझ आ जाती है एक छोटे से वर्ड की। ठीक है, 2 मॉर्फीम्स जो हैं हमारे पास वो है डॉग्स, एलिफेंट्स या चाइल्डिश, ये 2 हैं। 3 मॉर्फीम्स में हमारे पास चाइल्ड इश निस आ जाता है, यानी एक चाइल्ड आपका वर्ड है, इश वर्ड है और निस वर्ड है, इसे बनता है चाइल्ड इश निस। ठीक है, उसके बाद अगर 6 मॉर्फोन से कोई वर्ड बनता है वो है एंड डिस्टेब्लिशमेंट एरियन शिम। ठीक है, तो ये आपका MCQ बन सकता है 3 मॉर्फीम्स के बारे में, 6 मॉर्फीम्स के बारे में, तो ये आपने इसको माइंड में रखना है लाजमी। अब हमने बताना है कि वर्ड्स फॉर्म किस तरह करते हैं, वर्ड्स बनते किस तरह हैं। तो हमारे जो वर्ड्स बनते हैं वो बनते हैं नाउन से, वर्ब से, एडजेक्टिव से एंड एडवर्ब से। ठीक है, ये डिसाइड करते हैं कि हमारे वर्ड्स किस तरह से जो हैं वो बनेंगे। वी मस्ट कम टू डिसीजन सून। हम जो हैं वो डिसीजन को जल्दी आ जाते हैं कोई भी चीज़ को डिसीजन लेने के लिए। वी बीट दैम डिविसिबली, ही कैन नेवर मेक अप हिज माइंड, ही इज़ इंडसिव। तो ये हमारे पास एग्जांपल्स आ गई हैं वर्ड फॉर्म्स की। ठीक है, उसके बाद आता है फॉर्मेटिव
इज़ वन डिराइव्ड बाय कंबाइनिंग पोर्शन ऑफ टू और मोर सेपरेट वर्ड्स। दो अलग अलग वर्डों को जब हम लोग उसके पोर्शन लेके, यानी कि कोई वर्ड है उसके आपने पहले 3 अल्फ़ाबेट्स ले लिए हैं, किसी वर्ड के आपने आखिर में 4 अल्फ़ाबेट ले लिए हैं, या पूरे अल्फ़ाबेट लेके उनको जोड़ देने को हम कहते हैं पोर्टमैंटियो। ठीक है, पोर्टमैंटियो हम उसे कहते हैं। तो जैसे कि ऑक्सब्रिज वर्ड है, तो ये ऑक्सफोर्ड से हमने लिया है। ठीक है, ऑक्सफोर्ड से हमने लिया है ये। जैसे कि आपको पता है कि ऑक्सब्रिज है, तो यहाँ ऑक्सफोर्ड से OX लिया गया और कैम्ब्रिज से ब्रिज लिया गया। तो यहाँ के पहले 2 वर्ड लिए हैं और यहाँ का लास्ट वर्ड लिया गया है जो, ठीक है। तो इनसे इन्होंने 2 वर्ड्स को आपस में मिला के एक वर्ड बना दिया, इसका नाम है ऑक्सब्रिज। अब बिकॉज जो है ये हम बहुत यूज़ करते हैं। ठीक है, जो बिकॉज आपका वर्ड है ये भी 2 लफ्ज़ों का मुज्तमा है, जैसे कि बाय और कॉज, तो इससे बनता है बिकॉज। तो ये इस तरह के वर्ड जो हैं आपको पता होना चाहिए। ये MCQs आपका इस तरह बन सकता है कि कौन से वर्ड से मिलके बना है या इसको हम लोग कहते क्या हैं। मोस्टली आपसे यही पूछता है कि वो 2 कौन से वर्ड, जैसे ईमेल है हमारा बहुत ही फेमस वर्ड है ईमेल। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं ईमेल, ये है इलेक्ट्रॉनिक और मेल। तो इलेक्ट्रॉनिक से उन्होंने ई लिया है और एम जो मेल जो है वो साथ जोड़ दिया है। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल जो है इसकी पूरी फॉर्म आती है, ईमेल को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो किस तरह ये वर्ड बनते हैं ये आपने अपने माइंड में रखना है, इसको रीड आउट ज़रूर करना है, ये आपके MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है प्रीफिक्सेस। अ प्रीफिक्सेस इज़ अ प्लेस एट द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड टू मॉडिफाई और चेंज इट्स मीनिंग। तो जो प्रीफिक्स है हम लोग शुरू में लगाते हैं किसी भी वर्ड में, ताकि हम लोग उसकी जो मीनिंग है उसको मॉडिफाई या चेंज कर सकें, यानी तब्दीली ला सकें उसकी मीनिंग में। दिस इज़ अ लिस्ट ऑफ मोस्ट कॉमन प्रीफिक्सेस इंग्लिश। जो हमें लिस्ट दी गई है ये बहुत ही कॉमन प्रीफिक्सेस हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं अपने इंग्लिश में। ठीक है, जैसे कि आपके पास है आल्सो इन, आल्सो एन, ये हमारे पास एक प्रीफिक्स है जिसका मीनिंग है नॉट या विदाउट, और एग्जांपल है इथिस्ट और एनेमिक्स। तो ये हमारे पास एग्जांपल हैं उस चीज़ की और मीनिंग में आते हैं। इसका अब मीनिंग है नॉट विदाउट, फिर 2 वर्ड्स इन द प्रोसेस ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट, अ हंटिंग एग्लो। तो जिस तरह आ लगा हुआ है इसके शुरू में, ये हमारा प्रीफिक्स लगा हुआ है। ठीक है, आल्सो का आ लगा हुआ है और एन का आ लगा हुआ है। तो इन चीज़ों से हम लोग वर्ड बनते हैं। जैसे साइड वर्ड है असाइड हो जाता है, बैक वर्ड है अबैक हो जाता है। तो इस तरह हम प्रीफिक्सेस को यूज़ करते हैं। ये आपने रीड आउट करना है, ये भी आपका अच्छा खासा MCQs आ जाता है। उसके बाद है सफिक्सेस। प्रीफिक्सेस के बाद आता है सफिक्सेस, नाउन सफिक्सेस। ठीक है, दीज आर द कॉमन एंडिंग ऑफ नाउन्स। तो जब हम एंडिंग में कोई वर्ड लगाएंगे तो हम उससे सफिक्सेस कहेंगे, और अगर शुरू में लगाएंगे तो हम लोग प्रीफिक्सेस कहेंगे। प्री का मतलब पहले और सफ का मतलब बाद में। इफ़ यू सी दिस एंडिंग ऑन द वर्ड देन यू नो इट मस्ट बी अ नाउन। अगर हम लोग किसी वर्ड में एंड में ये लफ्ज़ देखते हैं डोम, ठीक है, तो हमें समझना चाहिए कि ये क्या है, एक नाउन है। जैसे डोम में आता है विजडम, ठीक है, किंगडम। तो ये डोम जो वर्ड है ये हमारा एट द एंड ऑफ द वर्ड मीन्स स्टेट ऑफ कंडीशन, डोमेन, पोजीशन, रैंक। ठीक है, ग्रुप विद पोजीशन। तो ये हमारे एंड में जो वर्ड है उसको, जैसे हम उर्दू में पढ़ते हैं साबके ला के, आपने उस तरह इसको लेना है। ठीक है, कि शुरू में अगर वर्ड आएगा तो प्रीफिक्स होगा, लास्ट में वर्ड आएगा सफिक्स होगा। तो उससे हम लोग नए जो हैं वर्ड्स बना सकते हैं और नई मीनिंग आ सकती हैं। तो आपसे वो विजडम पूछ सकता है कि इसमें सफिक्स कौन सा है, तो आपने बताना है DOM, डॉन। तो विजडम, डम आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये वर्ड आपने याद रखने हैं, MCQs के हवाले से इंपॉर्टेंट है। किन, ये देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो एग्जांपल बहुत अच्छी मिलेगी आपको कि किंग और डम को बना के किंगडम बना दिया। ठीक है, जिसका वर्ड का मीनिंग चेंज हो गया, प्रोनाउंसिएशन चेंज हो गई, जिसका मतलब है डोमेन ऑफ एरिया बिलोंगिंग टू अ किंग। ठीक है, किंग को जो है वो एरिया जो बिलोंग करता है उसे हम किंगडम कहते हैं। ठीक है, वो सारा उसका किंगडम होता है। तो इस तरह यानी जो आपका डम है उसका मतलब ये DOM, डॉम है, उसका मतलब एरिया है, और किंग का मतलब बादशाह है। तो जो बादशाह के ज़ेरे जो भी एरिया आते हैं उसे हम लोग किंगडम कहते हैं। इस तरह विजडम। ठीक है, और भी वर्ड काफ़ी हैं, आपने रीड आउट करना है आगे। उसके बाद है एडजेक्टिव सफिक्सेस। दीज आर द कॉमन वर्ड्स एंडिंग फॉर एडजेक्टिव। अगर एडजेक्टिव के एंड में कोई वर्ड लगा के उसकी मीनिंग चेंज की जाए तो हम उससे कहते हैं एडजेक्टिव सफिक्सेस। इफ़ यू सी दीज एंडिंग एट द वर्ड्स अ वर्ड यू कैन सर्टन इट एडजेक्टिव। अगर आप इन वर्डों को देखें IVE, EN, ठीक है, IC, AL, एबल, तो ये सारे क्या हैं, आपके सफिक्सेस हैं एडजेक्टिव के। तो आपने ख्याल रखना है कि एडजेक्टिव और सफिक्सेस कौन सा है,
उसके अलावा हमारे पास नाउन का कौन सा आगे आया कि एडजेक्टिव का भी आएगा और उसका वर्ब का भी आ सकता है। तो इस तरह डिफरेंट जितने भी हमारे पास एडवर्ब वगैरह हैं उन सब के साथ सफिक्सेस वगैरह लगते हैं। इसकी एग्जांपल पढ़ लेते हैं। जैसे कि हमारे पास सेकंड एग्जांपल है ई एन। तो ई एन जो हमारे पास वुडन है वो एडजेक्टिव है और ई एन लगेगा इसके साथ सफिक्सेस। तो एट द एंड ऑफ द वर्ड मीन्स मेड ऑफ वुडन। वुडन में आपके पास वुड और एन बन जाएगा। वुड जो है आपके पास एडजेक्टिव है और ई एन जो है आपके पास सफिक्स है। तो इसका मीनिंग बन जाएगा कि कोई भी चीज़ जो वुड से बनी है उसे हम वुडन कहते हैं। जैसे मेड ऑफ वुड लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसका मीनिंग चेंज हो गया यहाँ पे। वुड एक सब क्या लकड़ी थी, लेकिन कोई चीज़ लकड़ी से बनी होगी उसे हम वुडन कहेंगे। तो इससे न्यू वर्ड फॉर्म होते हैं। इंग्लिश इसी तरह चलती है, ठीक है। इसलिए आप इंग्लिश की ये किताब पढ़ रहे हैं कि इंग्लिश के वर्ड्स जो हैं वो स्ट्रक्चर के साथ होते हैं, बनते किस तरह। तो इस तरह से वर्ड न्यू क्रिएट किए जाते हैं इंग्लिश के अंदर। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं, ये आपने रीड आउट ज़रूर करना है इन वर्ड्स को, ताकि आपको पता हो कि एडजेक्टिव के सफिक्सेस कौन से हैं और जो है वर्ब के सफिक्सेस कौन से हैं और नाउन के कौन से हैं, एडवर्ब के कौन से हैं। तो अब हम पढ़ेंगे वर्ब के। दीज आर कॉमन एंडिंग वर्ड्स फॉर वर्ब। अब वर्ब के एंडिंग में अगर कोई वर्ड आ जाएगा जिससे उसके मीनिंग चेंज होंगे तो हम उसे कहेंगे वर्ब सफिक्सेस, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ई एन है और आई जेड ई है, वी है, इस तरह के वर्ड जो आपके चेंज हो रहे हैं। जैसे कि ब्राइटन, ठीक है, मीन्स टू मेक ब्राइट, जिससे हम चीज़ ब्राइट बना रहे हैं उससे हम कहेंगे ब्राइटन। सॉफ्टन, टू मेक सॉफ्ट, जिस चीज़ को हम सॉफ्ट बनाना चाहते हैं हम कहेंगे कि इसको सॉफ्टन करो। तो ये इसकी एग्जांपल है, आपने रीड आउट कर लेनी है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एडवर्ब सफिक्सेस। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन एंडिंग फॉर एन एडवर्ब, ठीक है। कोई भी एडवर्ब का जो कॉमन एंडिंग वर्ड होता है उसे हम लोग एडवर्ब सफिक्सेस कहते हैं। इफ़ यू सी दी वर्ड्स ऑन द वर्ड एट द फेयरली सर्टन दैट इट इज़ एडवर्ब, हाउएवर कीप इन माइंड दैट नॉट ऑल एडवर्ब्स एंड दिस वे। तो आपने ये माइंड में रखना है कि हर जो वर्ड है वो इसी तरह एडवर्ब चेंज नहीं होता एंड में, लेकिन कुछ होते हैं। तो जैसे कि क्विक है, क्विक हमारे पास एडवर्ब है, उसमें आप क्या लगाओगे, एल वाई, क्विकली बना दोगे, ठीक है। द एंडिंग ऑफ द वर्ड मोस्ट ऑलवेज मेक्स एन एडवर्ब, ओकेजनली इट विल मेक एन एडजेक्टिव। तो इसको ओकेजनली एडजेक्टिव भी बना देता है। तो आपने माइंड में रखना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है कलेक्शंस। नया टॉपिक है हमारे पास, कलेक्शन आ गया। कलेक्शन इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन टू वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड। अब दो या दो से ज़्यादा ग्रुप के वर्ड्स को हम जब जोड़ते हैं टू फॉर्म अ कॉमन एक्सप्रेशन, एक कॉमन एक्सप्रेशन बनाने के लिए, तो हम इसे कहते हैं कलेक्शन। क्या कहते हैं, कलेक्शन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डोनेशन एंड कॉनोटेशन। तो डोनेटेशन जो है वो लिटरल मीनिंग ऑफ अ वर्ड, किसी भी वर्ड का जो लिटरल मीनिंग है उसे हम कहेंगे डोनेटेशन। ये जो आपका डेफिनेशन है ये आपने माइंड में रखनी है कि डोनेशन ए लिटरल मीनिंग ऑफ अ वर्ड इज़ कॉल्ड डोनेटेशन। और कॉनोटेशन इज़ एन एसोसिएट इमोशनल और अदरवाइज विच वर्ड्स इवोक्स। किसी भी वर्ड का इमोशनल टच दिया जाए, उसको एसोसिएट किया जाए उस वर्ड के साथ, ठीक है। जैसे हुर्रे वगैरह होते हैं जो वर्ड हम लोग किसी भी इमोशन में निकालते हैं, अलास हो गया, इस तरह के वर्ड जो हम लोग इमोशनली यूज़ करते हैं उसे हम कहेंगे कॉनोटेशन, और उसके वर्ड को जोड़ देंगे, ठीक है। अब जिस एग्जांपल दी गई है, फॉर सम पीपल द वर्ड PIG पिग माइट हैव कॉनोटेशन ऑफ डर्टी एंड स्मेली। कोई भी डर्टी और स्मेली का मीनिंग लेगा जब आप पिग बोलेंगे, ठीक है। अदरवाइज आई थिंक ऑफ इन्वेस्टिव और चिकी, मोर एवर सम माइट सी टेररिस्ट वेयर अदर सी फ्रीडम फाइटर्स। तो ये कुछ वर्ड हैं जिस कॉनोटेशन में आपके यूज़ होते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। हमारा हर लेक्चर जो है जूम क्लासेस जो होती हैं वो जो है वो ट्यूसडे के दिन होती हैं, सुबह 10 बजे लेकर 12 बजे तक, जो है कि ख़ासकर 0 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए रखी गई हैं। तो जिसने भी ज्वाइन करना हो तो नंबर दिया गया है आपके पास, उसको आप व्हाट्सएप में ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आपको जूम का लिंक मिल जाएगा। और जो बच्चे जूम क्लासेस ज्वाइन नहीं कर सकते वो जो हैं ट्यूसडे के दिन शाम के टाइम आपको यूट्यूब VU हेल्प सेंटर के ऊपर जो हैं ये सारे लेक्चर मिल जाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफिज़।